तो आज है दूसरा पार्ट ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का। पिछला वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ये पूरा सीरीज जाएगा तकरीबन 9-10 सेशन का, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, 9-10 सेशन तभी आएंगे जब आपका रिस्पॉन्स लगातार हमें मिलता रहेगा। और रिस्पॉन्स का क्राइटेरिया है लाइक तो आना ही चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये लोगों को समझ में आ रहा है। और अपने सवाल वाल कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिए। अच्छा लग रहा है तो तारीफ भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, प्रियांक को असल में अच्छा लगेगा, सिखा तो ये रहे हैं, ठीक है। और कुछ चाहिए? नहीं बदले सर, काफी है। देखो फ्री फोकट में सिखा रहे हैं तो बदले में ये चीज़ तो चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि शाम को 7 बजे आपको ये सेशन मिल रहा है अभी। तो शुरू करें आज दूसरा दिन। जी सर, बदले में एक चीज मांग सकते हैं सर। क्या? कि हर एक चीज को पहले प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस करें। अंधाधुन होकर के जाकर के पैसा डाल करके ही प्रैक्टिस करना वो गलत है। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर। पैसे को थोड़ा सुरक्षित रखिए, ऐसे ही कहीं भी आंख मूंद करके पैसा डालने का आदत से बचिए। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जब हम जो भी कुछ सिखा रहे हैं उसका पर्पस होता है एजुकेशन सही तरीके से पहुंचाना। हाँ, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। हाँ, वो आपका पैसा है, तो उसको गलत तरीके से ना फेंके। चाहे आपने 100 रुपए डाले हों, क्योंकि लक्ष्मी जी की इज्जत कीजिए, वैसे भी दिवाली आ रही है। हाँ, क्योंकि ऐसे टाइम पर सर हमें ये समझना होता है कि आपने जो भी पैसा कमाया, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, आपने मेहनत से कमाया था। हाँ, तो उसकी कदर करें और ऐसे हवाबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। बिल्कुल भी। और बस प्रैक्टिस करिए, हर कंसेप्ट को समझिए, वक्त दीजिए अपने आप को, और फिर आप करके देखिएगा कि आपको लगेगा कि मेरे लिए चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें इस तरह से आपको सामने आने लग जाएगी जिससे आपको लगने लगेगा कि ये तो बड़ी चीज आसान है और मैं ट्रेड करके पैसा यहाँ से कमा सकता हूँ। तो वो आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत थिन लाइन होती है जो प्रैक्टिस से दूर करी जा सकती है। इसका और कोई रास्ता नहीं है सर। हाँ, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर के पैसे लगाना शुरू कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। एग्जैक्टली सर, ठीक है सर। तो और दूसरी चीज क्या रहती है सर कि जब हम यहाँ से सीखेंगे, देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ पहुंचाने की। अब पूरी वीडियो देखते हुए बीच में भाई ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, मम्मी ने बुला लिया, ऑफिस का काम आ गया, कुछ भी ऐसा होने से हमारा कई बार दिमाग कंसंट्रेशन हट जाता है। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है हमसे मिस हो जाए। हाँ, है ना। तो क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस करने के क्या बेनिफिट होते हैं कि आपको अपनी गलतियां पता चल जाती है। वरना क्या गलती होती है कि हम लोगों ने जब डायरेक्ट पैसे पर लगाना शुरू करते हैं तो हमें लगता है हमें तो सब कुछ आ गया है, और प्रियांक ने बोला था ऐसा ऐसा होता भी है। तो वहां पे क्या समस्या आ सकती है कि आपने एक बार गलत चीज की प्रैक्टिस शुरू कर दी तो वो भी आसानी से छूटती नहीं है सर। एक्चुअली में लोग ऐसा बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। प्रैक्टिसिंग राइट थिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं ये मैटर से आप जुआरी बन जाओगे। एग्जैक्टली। आप गलत चीज अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी आपके मसल मेमोरी में आ जाएगा। क्योंकि सर बहुत सारे लोगों के, जब मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे लोगों से मिला, और उन लोगों का कहना क्या होता है कि कई बार हम ओवर ट्रेडिंग नहीं छोड़ पाते, हम एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। आज हमने डिसाइड किया कि मैं टारगेट से पहले नहीं काटूंगा, और 3 दिन बाद हम फिर काट रहे होते हैं पोजीशन को। जब प्राइस नीचे जाता है मैं डरूंगा नहीं, मैं स्टॉप लॉस तक होल्ड रखूंगा, हम नहीं रखते हैं। मैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करूंगा, हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। और आप ये सोचते हो अपने आप से कि मैंने आज डिसाइड किया मैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करूंगा। आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन जब प्राइस स्टॉप लॉस पर पहुंचा आपने स्टॉप लॉस हटा लिया डर के मारे, और आपने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया। तो ये क्यों हुआ? और कई लोग इस चीज से ना स्ट्रगल करते हैं, इस चीज को छोड़ नहीं पाते। वो कहते हैं कि प्रियांक ने बताया, सागर सर ने बताया, और भी जगह से समझा कि स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन मैं लगा नहीं पाता हूं क्योंकि आपके मसल मेमोरी में आ गया है। जैसे सर हम बाइक चलाते हैं तो सोचते थोड़ा ही है 1 साल बाद की अभी रेस देनी है, क्लच लगाना है, वो खुद ही चलती रहती है। कार ड्राइव करते हैं वो खुद ही आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। अब सर किसी से भी आप पूछे आपका नाम क्या है, इमीडिएटली निकलता है ना, आपको सोचना पड़ता है अपना नाम नहीं, वो आपके मसल मेमोरी में आ जाता है। तो गलत चीज अगर आपके मसल मेमोरी में आएगी तो छूटनी मुश्किल है, आपको वक्त लगेगा। उससे बचने का तरीका है चीजों को सही से देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो, और फिर आगे जो डिसीजन आपको लेना है आप लीजिए। ट्रू, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आज हम सर बात करेंगे पार्ट 2 की ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज की। पहली वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की समझाने की कि जितना आसानी से लोग समझ सके कि एक्चुअली में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और उन्हें ट्रेड क्यों करना चाहिए, कैसे न करना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन आज हम कुछ और चीजों की बात करने वाले हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। ये एक
ऐसा टॉपिक है जो कई बार हम लोग देखते भी हैं, याद भी करते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। जब ट्रेड सेटअप दिखता है तो दिमाग में आता नहीं है कि कौन सा लेना था, कौन सा नहीं लेना था। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने तो ऑप्शन चेन खोल के रखी है, समझ नहीं आ रहा ये वाला लेना था कि ये वाला लेना था। मैंने तो एनएससी की वेबसाइट पे देखा था, वो येलो कलर में थे, मैंने तो इस तरह से याद कर लिया था कि येलो वाले ये होते हैं और व्हाइट वाले ये होते हैं। मैंने अपना ब्रोकर ओपन किया, वहां पे कलर पलट गया। ये होता है। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है शुरुआत में। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के खत्म होने तक जो भी इंसान लगा रहेगा, वीडियो को पूरा देखेगा, प्रीमियम प्राइसिंग समझ में आ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, उसके उंगलियों पे आ जाएगा। और फिर चाहे कलर कहीं रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है सर, क्योंकि आपको पे करना है प्राइस। एग्जैक्टली। तो उस बात की समझ बहुत जरूरी है कि कितना प्राइस पे करना है, कौन सा बेस्ट वाला प्राइस पे करना है ना। ठीक है, ठीक है सर, चलते हैं पहले स्लाइड पर। और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑप्शंस। अब एक दो चीजें सर मैंने पहले इसमें इंक्लूड करी जानबूझकर। आईटीएम ओटीएम तो आएगा ही, लेकिन हमने अभी तक ये तो बात कर ली थी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बट ये भी समझना जरूरी है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, मेरे लिए सही है कि नहीं। क्योंकि अगर आपके लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग सही है ही नहीं, तो आप सीखने के पर्पज से देखना चाहते हो तो पूरी सीरीज देखिए, ट्रेड करने के पर्पज से फिर मत देखिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर गलत चीज करेंगे फिर जाके गलत चीज आपको अट्रैक्ट करेगी, आप अपना पैसा लॉस कर लेंगे। वो नहीं करना है। तो पहले समझना है मेरे लिए है कि नहीं है, और एक्चुअली में ये क्यों ट्रेड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, कुछ आप इस तरह से समझिए कि फ्लेक्सिबिलिटी। सर सबसे बढ़िया चीज क्या होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि कॉल ऑप्शन होता है। तो कॉल ऑप्शन एक्चुअली में है क्या, स्टॉक को सस्ता बाई करने का तरीका है। जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में भी आपको 3000 की चीज नहीं खरीद सकते तो उसको 300 में खरीद लो, तो उसको 300 में खरीद लो। क्यों? क्योंकि आप किसको बाई कर रहे हैं, वो जो होड़ लगी थी, आप हाइप को बाई कर रहे होते हैं बजाय इसके। और कॉल ऑप्शन के साथ क्या खूबी है कि अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल का भी प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आपके स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तो आपके कॉल का भी प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास 10 स्टॉक हैं और आपका वो स्टॉक 10 रुपए बढ़ गया तो आपका 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने अगर उसे 1000 रुपए में खरीदा था, कॉल ऑप्शन उसका आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, क्या आगे हम ये भी सीखने वाले हैं कि वो जो बढ़त होती है स्टॉक के प्राइस के बढ़ने के साथ प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है, कितना बढ़ने पे कितना बढ़ता है? बिल्कुल सीखेंगे, वो भी सीखेंगे नेक्स्ट ही वीडियो में सीखेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट ही वीडियो में ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो पहले बस समझ ले लोग आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम और ये कि करने हैं कि नहीं करने हैं। फिर इन्हीं सब बातों पे आ जाएंगे कि कैसे बढ़ता है, कैसे प्राइस कैलकुलेट होता है, किस तरह से जो है हमें इनको ट्रेड करना चाहिए। सीधा उसी पर आएंगे सर, बस बातें ज्यादा नहीं करने वाले, अब सीधा मुद्दे पर ही आया करेंगे अगली वीडियो से। आज की वीडियो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 2 वीडियो आपको नहीं आया, सर क्या है ना, नींव अगर अच्छी नहीं बनाई, इमारत अच्छी बनाए कैसे। मैं आपको सीधे सिखा दूं कि देखो ये कमरा किचन ऐसा बनेगा, उस किचन को बना दिया मिट्टी पर तो वो किचन बनी तो बहुत बढ़िया है लेकिन टिकेगी नहीं। तो इसलिए शुरुआती वीडियोस बहुत जरूरी हैं। भले ही ये कई बार किसी को बोरिंग लग सकती है, बट आप समझिए सीमेंट लगेगा तो आवाज कई बार आती है, दांतों को किरकिरा करती है, आप कुछ कर नहीं सकते, नींव बनानी पड़ेगी, बोर होकर ही सही। सो फ्लेक्सिबिलिटी कि आप सस्ता बाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिला फ्लेक्सिबिलिटी की, अगर स्टॉक गिर रहा है, एसेट आपका गिर रहा है नीचे, तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं पुट बाई करके। हाँ, सो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है जो कि नॉर्मल स्टॉक के साथ आपके पास नहीं आती। आप दोनों साइड ट्रेड कर पाते हैं, स्टॉक पर बुलिश है कॉल बाई करके, और जब आप स्टॉक पर बेरिश है पुट बाई करके, या फिर ऑप्शन सेलिंग के थ्रू भी वो हम आगे गिरते मार्केट में भी कमा सकते हैं, उठते मार्केट में भी कमा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई जो आपको नॉर्मल स्टॉक्स बाई सेलिंग में नहीं मिलती थी। दूसरा आपको लेवरेज मिल गया। तो लेवरेज वही चीज हो गई जो हम सस्ता बाई करने वाली बात कर रहे थे कि एक स्टॉक जैसे रिलायंस का था, हमने जब ऑप्शन में चार्ट भी देखा था, मान लीजिए आपने रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2500 2600, लेकिन उसके ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 100 रुपए 200 रुपए, तो आप 2600 रुपए का एक बाई करेंगे तो आपको 2600 रुपए दे करने होंगे। 200 रुपए बाई करने के लिए 200 रुपए देने होंगे, तो आप 2600 रुपए में एक्चुअली में 13 लॉट रिलायंस के बराबर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी। कितना करते हैं वो अलग बात है। तो आपको लेवरेज का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। और जैसे कि अभी तो हटा दिया जो है लेवरेज, काफी ज्यादा सेबी ने कम कर दिया रिसेंट ईयर्स में, बट पहले तो लेवरेज आपको उसमें भी मिल जाता था। हाँ, और ये ब्रोकर पे भी डिपेंड, ये ब्रोकर पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना लेवरेज मिलता है। तो लेवरेज का भी यूज आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप कम एक्सपोजर से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और यहीं पर एक रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक आ जाता है जो मैं सर कवर करना चाहूंगा। आउट ऑफ द टॉपिक हो सकता है, बट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कई बार लोगों के ना लेवरेज बहुत क्वेश्चन वाला टॉपिक लगता है, तो इससे बहुत लोग नुकसान कर जाते हैं अपना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि कम एक्सपोजर से ज्यादा बाई करने के 2 तरीके होते हैं, एक जो गलत और एक जो सही।
ठीक है सर, तो मैं आपको वो दोनों बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग गलत वाली तरफ जाते हैं और इस बारे में कोई बात ही नहीं करता, पर ये बहुत जरूरी समझना है। सो मैंने आपको बोला कि आपको लेवरेज मिल जाता है, तो मान लेते हैं छोटे से एग्जांपल में आपके पास 100 रुपए हैं, एक्सचेंज ने आपको बोला कि हम आपको 5x का लेवरेज देंगे, तो आपके ये रुपए यानी कि अब आप इससे जो बाइंग या सेलिंग कर सकते हो वो 500 रुपए तक की कर सकते हो। ठीक है सर, अब ये हुआ लेवरेज। तो ज्यादातर लोग इसको इसी तरह से समझते हैं कि मेरे को 100 रुपए की जगह पर अब 500 रुपए की बाइंग सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी है, ये होता है लेवरेज। तो इसको यूज इसलिए करना है कि मैंने ट्रेडिंग करने के लिए 1 लाख रुपए अपने रखे थे कि 1 लाख से मैं ट्रेड करूंगा और अब 5 लाख रुपए हो गए तो मैं तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो अक्सर सब लोग ये गलती करके जाते हैं, बट एक्चुअल में लेवरेज का यूज किस लिए आया था मैं आपको अगर सही बताऊं तो देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आप जो है इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं कि आपको 10 लाख रुपए तो आपने रख लिए, आपको जो पोजीशन लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ती है 2 से 3 लाख रुपए की, और बाकी का 7 लाख रुपए आपका ब्रोकर में खाली रहता है। ठीक है, आपने एक ट्रेड ली, आपने 2-3 लाख की ऑप्शन की, फ्यूचर्स की ट्रेड ली, बाकी 7 लाख रुपए खाली है। ये खाली रुपए क्यों रखते हैं कि कल को मार्केट मेरी एडवर्स हो गई, दूसरी सिचुएशन में चली गई, तो मैं उस मोमेंट पर इस पैसे का यूज करके अपने पोजीशन को मैनेज कर सकूं, हेज कर सकूं, या इसके जो कोलेटरल रख सकूं कि अगर ये लॉस में चल रही तो पैसा यहाँ से यूज होकर सेफ्टी मनी है ये। एक तरह से सेफ्टी मनी भी आपको अपने ब्रोकर में एक्स्ट्रा रखनी होती है। बट सर समस्या क्या आती है, कई बार कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, या हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए, या फिर जो है हम कुछ ऐसी गलती कर गए, हम ट्रेड नहीं देख पाए, कोई इमरजेंसी आ गई, इंटरनेट चला गया, साइक्लोन आ गया जैसे अभी उड़ीसा में आ गया, ठीक है। सो ऐसे किसी सिचुएशन की वजह से अगर कोई भी गलती होती है तो आप इसको लॉस कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप इसको लॉस कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो लेवरेज का रियल यूज हुआ था शुरू, वो इसलिए हुआ कि आप अपने ब्रोकर में 4 से 5 लाख रुपए ही रखिए, या 3 लाख रुपए रखिए अगर आपका 3 लाख रुपए में सामान आ जाता है, ठीक है, ठीक है। 7 लाख रुपए को अपने बैंक अकाउंट में रख लीजिए, तो कितनी भी रिस्क की सिचुएशन आएगी आप 3 लाख से ज्यादा लॉस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब पोजीशन लेने में जो दिक्कत आ रही होगी आपको, और जो मार्जिन रखना है, अब आपको क्या करना है, आप 3x का लेवरेज यूज कीजिए और 1 लाख में सामान ले लीजिए 3 लाख का, ठीक है। तो आपने लेवरेज का बेनिफिट लेकर अभी भी 3 लाख का ही सामान लिया और पहले भी 3 लाख का ही सामान ले रहे थे, और अब आपके पास जो 2 लाख रुपए बचे उसको आप सेफ्टी मनी की तरह यूज करिए। तो इस कंडीशन में जो आपका 7 लाख रुपए रिस्क पर था उसकी जगह पर आपका 2 लाख रुपए रिस्क पर होगा, प्लस इस 7 लाख रुपीस को आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं, पीपीएफ कर लीजिए, एफडी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड कर लीजिए, व्हाटसोएवर, आप इसको एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में रख के आप इसको भी पैसा बढ़ा रहे हैं और उस लेवरेज का यूज करके आप अपने पोजीशन को सेफ रख रहे हैं। अब दोनों केस में जो सबसे नोट करने वाली बात क्या है कि जब आपने 10 लाख रुपए आपकी कैपेसिटी थी, 3 लाख की पोजीशन लेने की आपकी कैपेसिटी थी, तो इसमें जो लॉस एंड प्रॉफिट होगा उसको झेलने की आपकी कैपेसिटी है, राइट। अब लेवरेज के बाद भी आपकी कैपेसिटी है क्योंकि पोजीशन साइज आपका 3 ही लाख रुपए है। ये असली मीनिंग हुआ लेवरेज, ये एक्चुअल मीनिंग हुआ लेवरेज का कि आपको अपना रिस्क हमेशा सेम ही रखना है। भाई 3 लाख पर 10% का लॉस होगा 30,000 रुपए, तो आपकी कैपेसिटी 30,000 रुपए लॉस करने की है। लेकिन अगर आपने इस 3 लाख को 5 गुना करके लेवरेज 15 लाख की पोजीशन ले ली, आदमी वो पूरा ही डाल देता है, तो सिर्फ 3% में ही 2% में ही 30,000 रुपए लॉस हो जाएगा, और फिर आपकी कैपेसिटी वो इतनी है नहीं, आपने कर लिया। तो ये सर इतना ज्यादा, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत रेयर ही कोई बात कर रहा होगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब Exactly, लोग इस्तेमाल गलत किया, लोग इस्तेमाल गलत करते हैं जिससे कि ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए इसे बीच में ले आया। तो ऑफ टॉपिक हम चले गए थे, बट ये एक ऐसा टॉपिक था जो एक्चुअल में ऑफ टॉपिक नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट हर चीज में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल। सो इसलिए लेवरेज का भी सही यूज आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी चीज में कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन, आपको ऑप्शन डाउनसाइड से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि क्योंकि सबसे ज्यादा यूज सर जो पुट ऑप्शंस का यूज होता है वो एक्चुअली में इसके लिए होता है। हम लोग स्पेकुलेटिंग में यूज कर लेते हैं कि हाँ रोज बाई सेल कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो प्रोटेक्शन के लिए था। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 50 लाख रुपए का है, आपने इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे आपके स्टॉक पोर्टफोलियो बढ़ता चला गया और एक वक्त पे मान लीजिए आपका 30% गेन चल रहा है। अब 30% गेन हुआ तो 65 लाख रुपीस आपका हो गया, और शायद आपके ट्रेडिंग गोल मान लीजिए उस पर्टिकुलर पीरियड में अचीव हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, आपको या तो ये एनालाइज करना है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी। अभी आपने लगाए 50 लाख थे, लेकिन आपका चल रहा है 65 लाख रुपए, ठीक है, ठीक है। अब एक जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो ये देखेगा कि भाई मुझे तो पता नहीं ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, 100% तो कोई नहीं जानता, पर मुझे कोई ऐसी टेक्निक लगानी चाहिए कि मेरा ये जो 65 लाख रुपए है ये कम ना हो। अब
मार्केट ऊपर जाए, प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, बट मेरा नुकसान ना हो, ये होता है एक समझदार इन्वेस्टर की पहचान। तो वो क्या करेगा, अब उसे पता है मेरा 50 लाख का 65 लाख हो गया और मैं ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहां से मार्केट गिर सकती है या कंफ्यूजन में आ गया हूं, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं जो है अपना एक छोटा रिस्क लेकर एक पुट बाई कर लूंगा उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, सेम पोजीशन का एक पोर्टफोलियो का मैंने पुट कर लिया। और पुट अगर मैंने बाई किया तो बाई करने में रिस्क कम होता है, वो आगे हम समझेंगे ऑप्शन बाइंग में, छोटा सा टॉपिक है, तो रिस्क कम होता है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का रिस्क ले लिया कि भाई अगर मार्केट ऊपर जाती है मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो अगर मार्केट ऊपर गई तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए 70 लाख चला गया और 1 लाख का आपका नुकसान हो गया, तो आपको अल्टीमेटली 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। मार्केट नीचे गिर गई तो ये 1 लाख बढ़ेगा, अब मान लीजिए 5 लाख गिर के ये 60 लाख हो गया और यहाँ पर आपका प्रॉफिट 3 लाख आया, तो आपका अभी भी 63 लाख के आसपास प्रॉफिट है। जो एक्चुअल है जो था उसमें इस तरह से करते हैं कि जितना यहाँ गिरेगा उतना ही इसमें प्रॉफिट आएगा। तो मतलब मार्केट अब कहीं भी जाएगी 65 लाख से कम तो पैसा नहीं होना, ऊपर जाएगी तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही। ट्रू। तो एक्चुअल में डाउन साइड प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शन का यूज होता था, या फिर जो फ्यूचर्स में शॉर्टिंग करते हैं वो लोग कॉल को इसी रीजन से बाई कर लेते हैं। तो ये हुए एडवांटेजेस सर, कि आपको समझना ये होता है। इसके अलावा एक एडवांटेज जो मैंने लिखा नहीं, बट एक्चुअली में ज्यादातर लोग वही करेंगे, तो उनको भी समझा देता हूं कि ऑब्वियसली आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में सस्ते पैसे से जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट था, लेवरेज वाला पार्ट था, वो यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये और आपका एडिशनल एडवांटेज यहाँ पर हो जाता है। जब एडवांटेज की बात कर ली तो रिस्क भी जान ले कि ट्रेड करने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ऑप्शंस के साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है, जैसा कि सबसे पहला कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को पहली बार में पता चल गया था कि जो है स्टॉक को बाई सेल कैसे करते हैं। जैसे पेटीएम पर हम करते हैं वैसे ही सिंपली गए, स्टॉक का नाम सर्च किया और बाई सेल कर लिया, या किसी भी ऐप पर करते हैं। बट ऑप्शंस में बाई सेल करने के लिए सोचिए सीरीज देखनी पड़ रही है। हाँ सर्च करके नहीं खरीद सकते, सर्च करके मतलब ऐसे नहीं कर सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग अब जो गैम्बल करने आए थोड़े बहुत पैसे के वो डायरेक्टली करने चले जाते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअली में सीखने के लिए देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स देखना पड़ेगा, थोड़ा तो ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल है कि आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि जाके नॉर्मल बाई सेल करके बैठ गए कि 3 महीने बाद देखेंगे क्या हुआ, तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ी सी टाइम सेंसिटिविटी है। आपके किसी भी एनालिसिस में, ट्रेडिंग के किसी भी एनालिसिस में यूजुअली हम लोग प्राइस को एनालाइज करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पर जैसा हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था कि टाइम भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइम सेंसिटिव भी हैं, तो आपको यहाँ पर टाइम की भी समझ एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे टाइम सेंसिटिविटी आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर बन जाता है। कैसे करेंगे वो आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर सर क्या है कि वैसे तो इसको डिटेल में हम अलग अलग पार्ट में समझेंगे किस ट्रेडिंग में कितना रिस्क है, उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है। बट कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी रहती हैं ऑप्शंस के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं जहां पर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, या स्टॉप लॉस लगाते भी हैं तो हमारा रिस्क तभी भी बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमें ये हमेशा समझ के चलना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आपका नुकसान आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लेवरेज रहता है। तो इसलिए आपका रिस्क जो रहता है कई बार अनलिमिटेड रहता है, और इसको लिमिट में करने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए जो इसी सीरीज में आगे हम सिखाएंगे भी। और लेवरेज अगर नहीं भी लिया है तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको वो स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए, तो कॉम्प्लेक्सिटी से तो गुजरना पड़ेगा, और वो सीख कर ही आप इसको करने का सोचें। वॉलेटिलिटी तो ज्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर त्योहार हर हफ्ते आता है, यहाँ का त्योहार जो है वो हर हफ्ते आता है, हर महीने आता है, तो वॉलेटिलिटी जो है वो लगातार रहती है। तो ऑप्शन में बैठे हो तो आप समझ लो चांदनी चौक में बैठे हो, आप चांदनी चौक की ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने पहली वीडियो देखी थी। हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं हम, हाँ, इसके बारे में डिटेल में हमने पिछले में बात किया है। हाँ, तो कोई एग्जांपल अगर हम पिछली वीडियो से ले रहे हैं लेकिन आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डरना मत कि मैं चांदनी चौक तो गया ही नहीं, सीखूं कैसे। तो डरना नहीं है, जैसे हम पॉइंट पर भी बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जाम्पल पिछली वीडियो के हो सकते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोगों को रिकमेंडेड यही है कि पूरी सीरीज देखें। सो वॉलेटिलिटी सर ज्यादा होती है तो रिस्क आपका लगातार ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसे भी आपको काउंटर करने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है। आप थोड़े से ना दिलदार आदमी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा 500 रुपए ऊपर हो गया तो मेरा धड़कने बढ़ जाए, और 500 रुपए नीचे हो गया तो धड़कने बैठ जाए। तो अगर आप दिल के मरीज हैं, जैसा एडवेंचर में लोग बोलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपना कि वॉलेटिलिटी का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो ये इसके रिस्क हैं, कुछ और होंगे तो वक्त के साथ वो आते रहेंगे।
ठीक है सर, तो अब आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका सबको इंतजार था। अभी पहले हमें ये समझना जरूरी था कि भाई क्या रिस्क हैं, क्या बेनिफिट हैं, क्या तरीका होता है ट्रेड करने का। ठीक है, साथ में यहाँ पर एक और चीज मैं बताता चलूंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाह रहे हैं तो कुछ टिप्स जरूर दे दूंगा आपको मैं, जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट करना, ये बहुत जरूरी है कि वो ब्रोकर आपको एंड मोमेंट पर धोखा ना दे दे, उसका सर्वर ना डाउन हो जाए और उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हो तो कोई ट्रस्टवर्दी ट्रेडिशनल ऐसा ही कोई ब्रोकर चुने। ठीक है, दूसरा चीज, इससे पहले एजुकेशन को अपनी कंप्लीट करें, मतलब सीखें पहले पूरा और उसको प्रैक्टिस करें। एजुकेशन प्लस प्रैक्टिस ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज, जो भी फंड सीखने के बाद, प्रैक्टिस के बाद अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो ट्रेड विद व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। जब आप शुरुआत करें तो उतने ही पैसे से ट्रेड करना शुरू करें जिसके लॉस होने पर आपको ऐसा ना हो जाए कि आप जमीन पर आ जाओ, घर बेचना पड़ जाए, रोड पर आ जाओ, आपने लोन लिया है, ऐसे पैसे का यूज ना करें। अपना एक फंड निकालिए कुछ परसेंटेज, जिसको आप देखते हो कि ये मैं सीखने के लिए यूज करना चाहता हूं, उससे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और फिर अपना कोई एक वाइज डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। ठीक है सर, तो ये कुछ टिप्स थे जो हम लोग करेंगे यूज ट्रेडिंग से पहले। अब हम आ जाएंगे एट द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन और ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, इनको समझेंगे और वापस कोई कहानी लेके आऊंगा मैं। और थोड़ा तो ज्यादा बड़ी कहानी नहीं इस बार रखेंगे, छोटी रखेंगे, लेकिन इस बार समझाएंगे कि आखिरकार कैसे जो है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को याद रखना है। ठीक है सर, तो ऑप्शंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। मैं पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ा सा बातें करेंगे। ये सर व्हाइट बोर्ड पे चल लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखो ऑप्शन के अंदर 3 टर्म्स आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेंगी और आपकी यूज होंगी। वो क्या है? पहला है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। ये 3 चीजें क्या होती हैं? इन द मनी, दूसरी चीज होती है एट द मनी और तीसरी चीज होती है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये 3 तरह के ऑप्शंस अक्सर हमें देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन में मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन क्या होती है वो भी मैं अभी थोड़ा सा इनको आइडिया दे दूंगा कि क्या होती है, कहां पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो अब आप देखिए सर, हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में भी लिया था कि टाटा मोटर्स वाले शेयर वाला। ठीक है सर, तो जैसा जिन लोगों को नहीं पता, मैं छोटा सा एक डील बता दूं कि सर मान लीजिए सागर सर के पास टाटा मोटर्स के शेयर रखे हुए हैं इक्विटी में। अभी हमने एग्जाम्पल के लिए मान लिया है 1000 रुपए का प्राइस है। ठीक है, और कहीं टाटा मोटर्स के शेयर्स मिलना बंद हो गए हैं। तो मेरे पास ऑप्शन है, अगर मुझे खरीदना है सागर सर से ही खरीदें। सागर सर को भी लगता है कि 3 महीने बाद वो 1500 जाएगा और मुझे भी लगता है 3 महीने बाद वो 1500 जाएगा। ठीक है, तो मैं सागर सर के पास एक ऑफर लेके आता हूं, सर 1200 रुपए में आप मुझे आज ही दे दो। तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा और 3 महीने बाद ये 1500 गया तो मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो सारा लॉस मैं बेयर करने के लिए तैयार हूं अगर कल को प्राइस गिर गई। तो हम लोग इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ठीक है सर, तो यहाँ पर 2-3 प्राइस है, एक स्ट्राइक प्राइस, एक स्पॉट प्राइस। तो वो होते हैं, क्या समझना, अब इस एग्जाम्पल का यूज करके मैं एक मोटा मोटा बीच बीच में बताता रहूंगा कि स्पॉट प्राइस क्या होता है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो स्ट्राइक प्राइस सबको पिछली बार का याद होगा कि हमने समझा था कि जिस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले से जो डिफाइन होता है स्टॉक का, वो होता है स्ट्राइक प्राइस। और जो स्टॉक का प्राइस होता है, करंट प्राइस जो होता है, उसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम समझे, अगर हम टाटा मोटर्स का स्टॉक ले रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाटा मोटर्स से मेरा कोई प्यार है इसलिए ले रहा हूं, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो स्पॉट प्राइस में टाटा का प्राइस चल रहा है, मोटर्स का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस, जो अभी ये प्राइस चल रहा है, जो अभी प्राइस चल रहा है। और स्ट्राइक प्राइस वो होगा जिसपे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमने 1200 रुपए सेट किया है। ठीक है, हम लोगों ने सेट किया क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मुझे आपसे ही खरीदने हैं और 1200 रुपए में खरीदने हैं। तो ये हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सर से ये कह सकता हूँ, सर मार्केट तो गिरेगी, मैं सर को ज्ञान दे दूं, सर सोचे सेबी आ रहे हैं, देखो बता रहा है गिरेगी, सर आप एक काम करो 950 में मुझे बेच दो। सर ने सोचा कि सर तो क्या पता 1 महीने बाद 900 यार मुझे बेच दे। तो ये तो आप समझ लीजिए बायर सेलर की डील है। ठीक है, तो 1000 रुपए का है, 1200 का, ये दोनों समझ में आ गए आपको डिफरेंस। ठीक है, अब रियल वैल्यू भी मैंने बताई थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको मैं एक बार फॉर्मूले से भी बताऊंगा दोबारा से, बट आप समझ लो कि रियल वैल्यू क्या हुई इसकी 200 रुपए।
रियल मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, जो लास्ट सेशन में हमने किया था। इंट्रिंसिक वैल्यू इस स्टॉक की, ये भी हमें पता चल गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो रियल वैल्यू होता है। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर वो रियल वैल्यू के अंदर है, समझ रहे हो, अगर वो रियल वैल्यू के अंदर है तो अंदर क्या होगा, 1000 से कम कुछ भी अंदर आएगा, 900, 950, 970, 980, यानी कि वो रियल है, वो प्राइस एक्चुअल में है, उस पर बाइंग सेलिंग करना, ट्रेड किया जा सकता है। 1200 तो इमेजिनरी प्राइस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1200 क्या हुआ, इमेजिनरी प्राइस, हवा वाला प्राइस, ठीक है। तो 1000 रुपए से ऊपर कुछ भी जो है वो हवा है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 1010 भी कर रहे हैं तो वो हवा है, क्योंकि 1010 हो भी सकता है और गिर के वो 800 भी आ सकता है, जैसे अभी 850 आ गया, राइट। तो वो कहीं पे भी जा सकता है। तो जो एक्चुअल में रियल है, जो उसके अंदर आता है, जो वैल्यू उसकी लगाई जा सकती है, कोई भी समझदार आदमी लगाएगा, उसको बोलेंगे इन द मनी। मतलब उसके अंदर पैसा है, ठीक है। 1000 से नीचे 999 हो, 950 हो, 800 कुछ भी हो, वो इन द मनी प्राइस है, राइट। ये हुआ बायर के लिए या बुलिश व्यू के लिए, क्योंकि अब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, राइट। बेयर के लिए सब कुछ उल्टा होता रहेगा, तो वो बाद में एक बार समझा दूंगा मैं, फिलहाल पहले कहानी समझ लेते हैं कि है क्या। तो जो भी अंदर है वो हो गया इन द मनी, जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है यानी कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, ये हो गया एट द मनी, मतलब प्राइस उतना ही जितना एक्चुअल चल रहा है, ठीक है। और जो इसके बाहर हो गया, जो बाहर हो गया वो हो गया आउट ऑफ द मनी, मतलब कि ये पैसे से बाहर की बात हो रही है, अभी इमेजिनरी हो रही है। तो अगर हमने 1200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस सेट करा है तो ये एक ओटीएम ऑप्शन की डील है, क्योंकि बायर में हूं, प्राइस मैंने सेट करा है, ठीक है। तो मेरे लिए ये ओटीएम की डील है। अगर मैं प्राइस सेट कर दे रहा हूं 950, मैंने तो आपको समझाया सर 950 में बेच दीजिए, तो मैं ही तो बायर हूं ना, खरीदना मुझे है, मैं सेट कर रहा हूं। सो मैं अगर 950 कर रहा हूं तो ये इन द मनी है। और अगर मैं कह रहा हूं सर ना आपकी ना मेरी, आप 1000 रुपये दे दो मुझे, वरना आपको बेचने को भी नहीं मिलेगा, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, तो वो हो गया एट द मनी। हाँ, एट द मनी, ठीक है सर। और मैं बाई कब करना चाहूंगा, मैं आपको ये क्यों ज्ञान दे रहा हूं कि 950 चला जाएगा या सर 1200 पे दे दो, क्योंकि मैं क्या हूं, बुलिश हूं कि बेरिश हूं? बुलिश हूं भाई। मैं कोई चीज तभी तो खरीदना चाहूंगा जब मुझे लग रहा है वो ऊपर जाएगा, राइट। तो मैं बुलिश हूं। तो अगर कोई बुलिश में खरीदार होता है तो वो कौन होता था, जो पिछली वीडियो में है वो कमेंट करके बताएं। आप मन में सोच लो, 1 सेकंड दे रहा हूं। अगर आपको पिछली वीडियो से याद है तो जो बुलिश होता है वो बायर तब बनता है जब वो कॉल ऑप्शन में होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉल ऑप्शन की बातें कर रहे हो तो जो रियल प्राइस से अंदर है वो इन द मनी, जो रियल प्राइस से बाहर है वो आउट ऑफ द मनी, और जो सेम प्राइस है वो एट द मनी। और पुट वाले इसको बिल्कुल उल्टा कर लें, तो पुट वालों के लिए ये हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ये हो जाएगा इन द मनी, क्योंकि वो तो ज्यादा में बेचना चाहता है ना, उसके लिए तो यहां नुकसान है, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए यहां नुकसान है, तो उसके लिए पैसा यहां है इन द मनी, वो पैसे में यहां है। आपके लिए फायदा कब है, जब 1200 में बिके, बिल्कुल सही। तो आप तो पैसे में तभी हो जब 1200 में मिल रहा है। अगर 1000 का सामान 950 में बेचना पड़ रहा है तो आप तो नुकसान में हो, तो आप तो आउट ऑफ द मनी, आपसे तो पैसा जा रहा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मार्केट गिरने की उम्मीद है, मतलब हम सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। एग्जैक्टली। तो मैंने आपको जो समझाया है 950 के टाइम पे, ये तो समझाया सर मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो आपको लगा गिरेगा तो मैं पैसे से और बाहर चला जाऊंगा। हाँ। तो बेसिकली इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी का यही मतलब होता है, जो खरीदने वाला है उसका पैसे का बेनिफिट कब है, वो इन द मनी कब है। इन द मनी मतलब अंदर, आउट द मनी मतलब बाहर। तो अंदर पैसा कब आएगा, जब आप सस्ता खरीद के महंगा बेचोगे। हाँ। तभी तो पैसा आएगा। तो एक बायर के लिए यानी कि एक कॉल ऑप्शन के लिए जो रियल प्राइस होता है यानी कि स्पॉट प्राइस होता है, इससे सस्ता कुछ भी इन द मनी होता है और इससे महंगा कुछ भी आउट ऑफ द मनी होता है। तो वो कलर याद करना बंद कर दो कि येलो कलर है तो इन द मनी, व्हाइट कलर है तो आउट ऑफ द मनी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है कि फिर इन द मनी के लिए हमें महंगा प्रीमियम देना पड़ता है? सर वो तो अभी आगे आएगा। अच्छा, प्रीमियम तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। आप थोड़ा आगे चले गए, उस पे चलेंगे। अभी बेसिकली डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन द मनी कब हो
और आउट ऑफ द मनी कब हो। सोच कर देखो, अगर आप किसी स्टॉक को बाई करना चाहते हो तो आप इन द मनी तब आओगे जब प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो एनीथिंग बिलो रियल प्राइस इज इन द मनी, आपको सही डील मिल रही है। और अगर आप एक सेलर हो, आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब प्राइस नीचे जाएगा। तो प्राइस जो ऊपर वाले हैं वो इन द मनी है। तो आपको ऐसे याद रखना है, और किसी एक का याद कर लो, या तो पुट वाला या तो कॉल वाला। अगर आपको अगले को उसको अपोजिट कर दो, तो दूसरे को उसको अपोजिट, आंख बंद करके अपोजिट कर दो। ये भी नहीं सोचना कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत। आपने अगर ये याद कर लिया, मैं कॉल के लिए याद कर लेता हूँ, चलो ठीक है, और मुझे इतना पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरा बेनिफिट होगा, इसलिए जितने भी सस्ते वाले वो हैं स्ट्राइक प्राइस, वो मेरे लिए इन द मनी है। ठीक है सर, तो इन द मनी एट द मनी समझ में आया। और क्लियर होगा विद एग्जांपल, जब हम चल के देखेंगे ब्रोकर में, ऑप्शन चेन पे, तो ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल अब इसको डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में कि बेसिकली ये क्या है। सो चलिए यहां पर आ गए। हाँ, तो अब एट द मनी क्या हुआ? एट द मनी वो ऑप्शन हुआ या वो स्ट्राइक प्राइस हुआ जो कि रियल प्राइस के बिल्कुल बराबर होता है। मतलब कि रियल प्राइस अगर निफ्टी का अभी 24,800 चल रहा है, तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस 24,800 होगा तो हमारा ये एट द मनी प्राइस हो गया। ठीक है सर। अब बात आएगी एट द प्राइस कौन सेट करता है? तो क्योंकि जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन बनाता है? एक्सचेंज बनाता है। तो स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट हर एक एक्सचेंज पर पहले से ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर, ये भी एक कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले वाले पार्ट में ये चीज मैंने बहुत डिस्कस नहीं की थी। अभी समझा दूंगा कि जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो पहले से ही सेट हैं, चाहे वो आप स्टॉक के कर रहे हो चाहे आप इंडेक्स के कर रहे हो, दोनों के ही स्ट्राइक प्राइस पहले से सेट होते हैं। कि भाई निफ्टी में जैसे 50-50 पॉइंट का गैप होता है कि 24,800 का कॉन्ट्रैक्ट, 24,850 का कॉन्ट्रैक्ट, 24,900 का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 24,750 का, 24,700 का, हर 50 पॉइंट के डिफरेंस पर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर रख देते हैं। निफ्टी में 100 का है ना सर? निफ्टी में 50-50 है, बैंक निफ्टी में 100 का, ऐसा है। तो हर एक का अलग अलग होता है। जैसे सर ने बताया, रिलायंस में जैसे सर 20-20 का है, किसी में 100 का है, किसी में इससे भी ज्यादा का है। ठीक है। जैसे MRF कितना है उसमें? सर उसमें 1000 का है, उसका प्राइस ही 1.5 लाख चल रहा है। ठीक है सर, वो मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि बदलता रहता है। तो इस बात पे मत कमेंट करना, अरे वो प्रियांक सर ने गलत बता दिया, बट ज्यादा का रहता है। सो ये अब आपको सर समझना क्या है कि जो स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल प्राइस के सबसे पास होगा, क्योंकि हर बार प्राइस क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे, जैसे 24,800 का होगा, 24,850 का होगा और 24,750 का होगा, इस तरह से होगा। तो अगर प्राइस यहां चल रहा है, मान लीजिए 24,775 चल रहा है बिल्कुल सेंटर में, तो आप इसको भी एटीएम मान सकते हो, इसको भी एटीएम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस का तो स्ट्राइक प्राइस आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो आप इन दोनों को ही एटीएम मान लीजिए। अगर इसका प्राइस जो चल रहा है वो 24,760 चल रहा है, तो ये किसके पास है? इसके पास है, तो ये आपका एटीएम हो गया। ठीक है, तभी भी आप इसको दोनों को भी एटीएम की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। क्यों एटीएम की तरह ट्रीट करना है, कैसे ट्रेड करेंगे, क्या है, ये सारी बातें अभी आगे आएंगी, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अभी आपको बस समझना है एट द मनी क्या होगा। तो सर प्राइसेस को ऐसे ही देखना है। तो ये हमारे एट द मनी हो गए। ठीक है, अब जो एक्चुअल प्राइस है, रियल प्राइस है, वो क्या होने वाले हैं? 24,700, 24,650, इस तरह से। ठीक है सर, और नीचे की तरफ देखें तो 24,900 और 24,950, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है सर, तो अगर एक बंदा कॉल वाला है जो कॉल देख रहा है और एक बंदा पुट देख रहा है, ठीक है, तो हमने एक के लिए याद करने थे, मान लीजिए आपने कॉल के लिए याद कर लिए, तो जो प्राइसेस रियल हैं, जहां पे पैसा है बायर के लिए, वो इन द मनी हो गए। तो रियल पैसे कौन से हैं? अगर 760 चल रहा है तो 700, 650, 24,600, मतलब इससे सस्ता कुछ भी आपके लिए इन द मनी है। ठीक है, एट द मनी ये हो गए। और इससे नीचे वाले जो इमेजिनरी प्राइस है, जहां प्राइस अभी नहीं गया है, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, जहां पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां पे इनडिसीजन है, वो हो गए आउट ऑफ द मनी। क्योंकि यहाँ पे हुआ तो हम पैसे में आएंगे, नहीं हुआ तो हम पैसे से जाएंगे, इसलिए हम इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये जो प्राइसेस हैं ये अंडरलाइन एसेट का प्राइस है, ये हमें नहीं पे करना। हम तो इस प्राइस के लिए, अंडरलाइन के इस प्राइस के लिए
कौन सा प्रीमियम, कितना प्रीमियम हम ऑप्शन के लिए पे करेंगे वो अभी आगे आएंगे। हाँ सर, वो अभी ऑप्शन चैन में आएगा। वो बाइंग कौन सा करना है। फिलहाल तो आउट ऑफ द मनी एंड आईटीएम की हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका उल्टा, ये वाले प्राइसेस जो कॉल के लिए आईटीएम थे, पुट के लिए ये ओटीएम हो जाएंगे, और ये जो ओटीएम थे कॉल के लिए, ये पुट के लिए हमारे आईटीएम हो जाएंगे। एट द मनी दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल बिल्कुल ऑप्शन चैन में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ। फिलहाल पहले एट द मनी के क्या फायदे नुकसान है, क्या बेनिफिट है, या क्या इनकी डेफिनेशन होती है उसे समझ लेते हैं बिल्कुल थ्योरी पे जाकर। सो देखिए, व्हाट आर एटीएम ऑप्शन। तो एटीएम ऑप्शन क्या है, जब स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था वो बहुत क्लोज होता है करंट मार्केट प्राइस के। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यानी कि स्पॉट प्राइस चल रहा है, जब वो पास है तो उसे हम बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है सर। तो स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं उन्हें हम एट द मनी और आउट ऑफ द मनी और आईटीएम यानी कि इन द मनी बोलते हैं। इसके साथ क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो बैलेंस होता है, क्योंकि जितना आपका रियल प्राइस चल रहा है उतने का ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। यानी कि जो 50 लाख की प्रॉपर्टी थी 85 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो जो भी होगा रियल दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 महीने बाद है और आप कहें कि मैं तो 3 महीने बाद 55 लाख का बेचूंगा, तो आपने 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मांगे हैं उसकी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड बदलता जाता है ट्रेडर के लिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे ज्यादा बैलेंस होता है एट द मनी पर। ठीक है सर। सेंसिटिविटी टू वॉलेटिलिटी, मतलब जब मार्केट के अंदर उछल कूद होगी, जब प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस, और स्पॉट प्राइस होते हैं अंडरलाइंग एसेट के, तो जो स्पॉट प्राइसेस है जब वो ऊपर नीचे होंगे तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन होगा, एट द मनी। मतलब इसके ऊपर नीचे उछल कूद करने के चांसेस सबसे तेज होंगे। ये चीज हमें समझनी है। तो एट द मनी के अंदर स्पेशल बात क्या हुई, एट द मनी के अंदर स्पेशल बात हुई कि ये करंट मार्केट प्राइस के पास होगा, बिल्कुल चिपक के चलेगा, उसके साथ चलेगा, इसलिए इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी अच्छी खासी रहने वाली है और रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारा बैलेंस रहेगा। हमें पता रहेगा कि हाँ भाई इतना रिस्क रिवॉर्ड हमें लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट हमारे पास है इन द मनी ऑप्शन। तो इन द मनी ऑप्शन के साथ क्या होगा, वही चीज कि जहां पर हमें पैसा बन रहा होगा, इन द मनी, जहां पर खरीदकर हमें पैसा बनने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, उन प्राइसेस को इन द मनी बोलेंगे, जो कॉल के लिए रियल वाले और पुट के लिए इमेजिनरी वाले होते हैं। सो आईटीएम ऑप्शन हैव अ स्ट्राइक प्राइस दैट इज लोअर देन करंट मार्केट प्राइस फॉर अंडरलाइंग एसेट फॉर कॉल ऑप्शन और वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा जो है इसके नीचे आ गया, पुट ऑप्शन के लिए हो गया। हाँ नहीं, इसके नीचे आ गया ये जो, अच्छा ओके, ये रहा वो हायर फॉर पुट ऑप्शन शहीद नहीं है। सो यहाँ पर ये हमारे लिए हो गया इन द मनी ऑप्शन, बट पुट के लिए तो उल्टा करते जाना है। ठीक है, तो उसके लिए दिमाग में लगाना, कॉल के लिए याद कर लो कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो हमारे आईटीएम है। इंट्रिंसिक वैल्यू, अब आ गई रियल वैल्यू वाली बात। इसको अभी हम दोनों के लिए एक साथ समझेंगे, आईटीएम एंड ओटीएम दोनों के लिए मैं समझाऊंगा। ठीक है। हाई कोरिलेशन विद स्पॉट, जो आईटीएम ऑप्शन होते हैं वो स्पॉट से बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए स्पॉट का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 10 रुपए, ये हो गया कॉल और ये हो गया स्पॉट। ठीक है। अब अगर ये बढ़ेगा, मान लीजिए 50 पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आईटीएम ऑप्शन होंगे वो भी तेजी से बढ़ेंगे। ये 50 भी बढ़ सकते हैं, एक्चुअल मनी में तो 50 नहीं बढ़ते, थोड़े कम बढ़ते हैं, बट ऐसे की जैसे 30 बढ़ जाएगा, 40 बढ़ जाएगा, 45 बढ़ जाएगा, इस तरह से। जितना ज्यादा आप आईटीएम जाओगे ये उतने ज्यादा कोरिलेशन में रहेंगे। ठीक है। और ओटीएम में इसका उल्टा होगा कि ओटीएम में क्या होगा कि अगर स्पॉट प्राइस 50 रुपए बढ़ भी रहा है तो ये बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन 10 रुपए बढ़ेगा, 20 रुपए बढ़ेगा, 15 रुपए बढ़ेगा, इस तरह से समझेंगे इसको भी। इसको समझेंगे अभी, जब इंट्रिंसिक वैल्यू समझाऊंगा मैं तो समझ में आएगा कि ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इसलिए इसको पूरे एग्जाम्पल के साथ प्रॉपरली समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिंपली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आ गया, सेम कि कॉल के लिए ये स्ट्राइक प्राइस से बड़ा होगा और पुट के लिए छोटा होगा। टाइम वैल्यू, ठीक है। अब जहां पर जो लिखा हुआ है कि ठीक है, ये जो है थोड़ी आगे में ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूं कि टाइम वैल्यू से ये मतलब है कि ओटीएम ऑप्शन के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। सो कहने का मतलब क्या है कि इनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, मतलब इनकी जो रियल वाली वैल्यू थी ना वो नहीं होती, जैसे वो हवा होती है। तो जो बात मैं आपको बोल रहा था कि 1000 का प्राइस चल रहा है, 1200 पे कर रहे थे, हम 1200 पे कर रहे हैं, तो ये वाले स्ट्राइक प्राइसेस एक्चुअली में हवा होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, इनका होगा नहीं होगा
कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आईटीएम के अंदर वैल्यू होती है। ठीक है सर। लोअर कोरिलेशन होता है स्पॉट के साथ, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कोरिलेशन जो है इसका थोड़ा सा कम रहता है, तो वो भी हमने इसमें समझकर चलना है। तो ये ऑप्शन चेन में मैं अभी समझाऊंगा। पहले सर व्हाइट बोर्ड पे चल के मैं इनको समझा देता हूं कि बेसिकली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों ये घटता बढ़ता है। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये रियल वैल्यू जो होती है किसी भी ऑप्शन की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस डिफरेंस विद स्ट्राइक प्राइस। तो ये डिफरेंस का साइन का क्या मतलब है कि जब कॉल के लिए चेक करेंगे तो ये रहेगा स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और पुट के लिए सारी चीज उल्टी हो जाती है। तो पुट के लिए क्या हो जाएगा, पुट के लिए हो जाएगा स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अभी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, इतना आसान है ये, लगता मुश्किल है क्योंकि फॉर्मूला है बट आसान बहुत है। डिफरेंस और माइनस में क्या फर्क है सर? डिफरेंस में मतलब इन दोनों का अंतर। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूलों को एक जगह पे रख दिया, बस ये आप समझ लीजिए कि कॉल और पुट का एक फॉर्मूला बना दिया, वाइस से वर्सा। ये आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। बट कॉल के लिए निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला है, पुट के लिए उल्टा हो जाएगा, बस इतना सा रखना है। और बस हमेशा ये ध्यान रखिए जो भी आंसर आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा, दोनों का डिफरेंस, तो उतनी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू है, या तो जीरो आएगा तो मतलब उसकी रियल वैल्यू जीरो है। और अगर आंसर आता है नेगेटिव तो आप उसको जीरो मान लेंगे, क्योंकि नेगेटिव प्राइस जाता नहीं है, नेगेटिव में कोई लेन देन नहीं होता। एग्जैक्टली सर। रियल वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है किसी इंसान की? हम किसी चीज का 5 रुपए पे कर सकते हैं, 10 रुपए पे कर सकते हैं, करेक्ट, -5 रुपए नहीं पे कर सकते ना। ठीक है। सो अब कॉल के लिए निकालते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया रिलायंस के स्टॉक का। तो रिलायंस की जो ऑप्शन चेन होगी उसमें स्ट्राइक प्राइसेस पहले से फिक्स होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई स्पॉट प्राइस आप बता दीजिए कितना रखा जाए। 3000। अभी प्राइस कितना चल रहा है? अभी 3000 प्राइस चल रहा है। चलिए हम देखते हैं कि अभी जो है हमारा 3000 प्राइस चल रहा है, तो ये हमारा स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है, ये आपको हमेशा पता होता है, ये सबको पता है यहाँ तक। ठीक है। अब अगर आप कॉल लेना चाह रहे हो, पुट लेना चाह रहे हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, प्लस आपको ये जानना है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले दिन। अभी आप ऑप्शन चेन पर हम आगे जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली सर। सो इसके स्ट्राइक प्राइस कैसे होंगे, कुछ ऐसे लिखे होंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहां पर लिखा हुआ है 2850, 2900, 2950, 3000, 3050, 3100, 3150। ये क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन हमने देखी नहीं, तो ये क्या लिख रहा हूं, ये है कॉन्ट्रैक्ट्स। स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पहले से फिक्स होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पहले से ही बना कर रखती है, तो आपको यहाँ बनाने तक कुछ ध्यान नहीं लगाना है। ये आपको पहले से ही मिलेंगे और इनके कुछ कॉल के प्राइसेस होंगे और कुछ पुट के प्राइसेस होंगे, ये अभी हम देख लेंगे, समझ लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस कब इन द मनी होता है और कब आउट ऑफ द मनी होता है। अभी सर प्राइस चल रहा है 3000, ठीक है, तो 3000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो कॉल के लिए हो चाहे पुट के लिए हो, वो हो गया एटीएम एट द मनी, एट द मनी हो गया। ठीक है। अब कॉल के लिए मैंने बोला था जो रियल प्राइसेस है, जो प्राइसेस के अंदर है, वो होते हैं आईटीएम, तो ये तीनों हो गए हमारे आईटीएम और ये तीनों हो गए हमारे ओटीएम। बिल्कुल कॉल के लिए। सिमिलरली पुट के लिए हम करेंगे, पुट के लिए उल्टे हो जाएंगे, बस पुट के लिए तो सोचना ही नहीं है, पुट के लिए तो बस उल्टा लिख देना है। अगर मैंने यहाँ ओटीएम रखा है तो ये आईटीएम ऑटोमेटिकली हो गया। ये हमारे पास अभी डिटेल्स अवेलेबल हैं, हमें पता चल गया कि ये हमारा आईटीएम, ओटीएम, एटीएम है। अब हमें निकालनी है इनकी रियल वैल्यू, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा ये। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं कॉल के लिए। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आप कॉल में ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप क्या करेंगे, एटीएम करेंगे। एटीएम की तो दोनों के लिए बराबर ही आती है, और आईटीएम के लिए यहां और ओटीएम के लिए यहां कर लेते हैं। ये हो गया। ठीक है सर। तो कॉल के लिए निकालते हैं पहले। अब कॉल के लिए हम क्या करेंगे, एटीएम प्राइस तो 3000 हो गया, तो 3000 माइनस 3000 0, तो मतलब एट द मनी प्राइस की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी, हमेशा 0 होगी। अगर वो परफेक्टली मैच कर रहा है 3000, अगर रियल प्राइस मान लीजिए 2990 चल रहा है, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। हाँ, ये रियल वैल्यू है, ये प्रीमियम नहीं है जो आपको पे करना है, ये इसकी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, अभी इसका यूज होगा ऑप्शन चेन में, इसलिए इसे समझ लो। ठीक है,
और अगर नहीं समझ में आ रहा ये वाला हिस्सा, बस ये 2-4 मिनट का जो हिस्सा, इसे पीछे से वापस देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन द मनी का क्या होगा, इन द मनी कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सर बताइए कौन सा सेलेक्ट करें, 2950, 2950 कर लेते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल, स्पॉट का प्राइस चल रहा है 3000 माइनस 2950, हमने 2950 सेलेक्ट किया है, तो आंसर आ गया 50। तो मतलब ये जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, इसके कॉल ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू 50 होनी चाहिए, जबकि जब हम रियल में देखते हैं ऑप्शन चेन, इसकी वैल्यू होती है कुछ 70, 80 या 100। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं सर वो हवा या ऑप्शन प्रीमियम, या जो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू तो 50 है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी को देखते हैं। आउट ऑफ द मनी का एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 3100 ले रहे हैं। ठीक है, तो 3000 माइनस 3100, आंसर आ गया माइनस के 100। अब जो माइनस में आ गया तो आंसर को हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। इसका मतलब जितने भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यानी कि अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाई कर रहे हो तो आप 0 वाले सामान को बाई कर रहे हो, जितने भी रुपए में बाई कर रहे हो। मान लीजिए आप उसे 10 रुपए में बाई कर रहे हो, तो वो 10 रुपए आप हवा के दे रहे हो। इसलिए सर आप बताइए, हवा खरीदना बेहतर है या जिसकी कुछ वैल्यू है उसे खरीदना बेहतर है? उसे खरीदना बेहतर है भाई, कुछ तो वैल्यू हो। मान लो हमने 100 में भी खरीदा पर 50 तो उसकी वैल्यू है, और इस वैल्यू का क्या फर्क पड़ेगा वो आगे समझेंगे सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि आईटीएम की वैल्यू होती है, इसलिए एक ऑप्शन बायर आईटीएम ऑप्शन बाई करना पसंद करता है, और करना भी चाहिए। ठीक है सर, ओटीएम की कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उनको अवॉइड करते हैं। ठीक है सर, तो ये एक पॉइंट है जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू से निकालना है। ओटीएम खरीदने का मतलब क्या होता है, वैसा एक बार समझते हैं कि मतलब कोई जैसे 3000 पे चल रहा है, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रिलायंस 3000 से उठ करके 3100 पे जाएगा, और जब 3100 पे जाएगा तब मेरा प्रॉफिट होगा। तो ओटीएम खरीदने का ये मतलब हुआ। एग्जैक्टली, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। और 3100 पे अगर नहीं गया तो कुछ नहीं होने का, आपका तो पैसा गया। करेक्ट, ठीक है सर। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम इसको सीख क्यों रहे हैं, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी तो मुझे समझ में आ गया क्या होते हैं, तो इसको सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका यूज आपको आगे आएगा जब आप ट्रेड करोगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वहां पे हम ओरली करेंगे और आप भी ओरली करोगे, डिफरेंस ही तो निकालना है। भाई मैंने देखा 2900, 3000 में से घटा तो 100 आ गया। ठीक है, मैंने देखा 3100, 100 माइनस का आ गया तो 0। ठीक है, यादी कुछ है ही नहीं, मुश्किल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जितने भी ओटीएम रहेंगे वो 0 रहेंगे, मैंने फॉर्मूले से आपके सामने प्रूफ कर दिया। तो जब मैं बोलूंगा ओटीएम ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू 0 होती है, तो 0 क्यों होती है, क्योंकि इनका आंसर माइनस में आता है। सिमिलरली आप पुट के लिए ट्राई कर लेना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पुट के लिए उल्टा हो जाएगा सर। मान लीजिए ये पुट का है, एक दिखा देता हूं मैं। पुट के लिए हम आईटीएम का ट्राई कर ले रहे हैं, तो पुट के लिए आईटीएम क्या है सर, ये। तो मान लीजिए 3050 लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट। तो 3050 माइनस 3000, आंसर आ गया 50। तो मतलब 3050 का जो कॉल है उसकी तो वैल्यू 0 थी, लेकिन जो पुट है उसकी वैल्यू 50 है। हाँ, तो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं ये। इस तरह से। ठीक है सर, तो ये आईटीएम, ओटीएम और एटीएम होते हैं। अब इसको समझने के लिए एक बार चलते हैं ऑप्शन चेन पर, ठीक है, तो जिससे कि आसानी से सब लोग समझ सके। ठीक है, तो ऑप्शन चेन अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे या अभी ओवरव्यू? नहीं सर, अभी सिर्फ ओवरव्यू। ठीक, तो ऑप्शन डिटेल का पूरा सेशन ही रहेगा, वो पूरा एक सेशन रहेगा सर, क्योंकि ऑप्शन चेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको खुद को समझने के अंदर बहुत सारा टाइम लगता है। कुछ इस तरह की होती है, और इसके अंदर जो 3 मेन पार्ट होते हैं, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है सर, एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो मैं सीधा एक ऑप्शन चेन ही ओपन कर देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर, ऑप्शन चेन डालना है, ऑप्शन चेन क्लिक कर देना है, एनएसई की वेबसाइट से आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। अदरवाइज आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, जैसे एंजल वन यूज कर रहे हो, वहां पे भी आपको जो है आराम से ये लिस्ट मिल जाएगी, हर एक स्टॉक के लिए भी और इंडेक्स के लिए भी। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो किसके लिए देखनी है, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह जो भी। यहाँ पर आप जो है स्टॉक्स भी डाल सकते हो अगर आपको कोई स्टॉक डालना है, एक्सपायरी डेट आप कौन से वाले ऑप्शन को देखना चाह रहे हो, और स्ट्राइक प्राइस डायरेक्टली डाल के देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं। बट मेनली जो हम यूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इस पूरे जंजाल को हम लोग समझेंगे। जंजाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा
बड़ा सा आइटम लग रहा है, लेकिन इसे बहुत आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको मैं इस तरह से समझा देता हूं, जो कलर की पहचान में बताने वाला था। जैसे कि हमें दिख रहा है कि अभी निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है वो 24,180 के आसपास चल रहा है सर, ठीक है, वो हम देख भी सकते हैं। तो देखिए निफ्टी का प्राइस यहाँ पर दिख रहा है हमें, इतना चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 24,180 चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस तो 50-50 के डिफरेंस पर है। तो ये आपके लिए लगभग एटीएम है, इसको लगभग एटीएम मानेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट तो एट द मनी वही होगा, ठीक है सर। तो जितने भी प्राइस अंदर हैं, रियल प्राइसेस हैं, जिसमें हम इन द मनी में रहता है कॉल ऑप्शन, तो ये जितने भी प्राइसेस हैं ये हो जाते हैं आईटीएम। तो इसको इस तरह याद करने की कोशिश नहीं करना कि येलो कलर वाले आईटीएम, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर है, हो सकता है दूसरी जगह पर ये व्हाइट हो जाए और आप उल्टा समझ लो। ऐसे ही याद करना है कि कॉल ऑप्शन के लिए जो रियल पैसा, जब अब इन द मनी पैसे में है स्ट्राइक प्राइस, वो स्ट्राइक प्राइसेस आईटीएम होते हैं। अगर ये आईटीएम इसके लिए है तो इधर वाले देखो पुट हैं, इधर वाले कॉल थे, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली ओटीएम हो गए, ऑटोमेटिकली। बस सोचना नहीं वहां पे कि अंदर है कि बाहर है। और जो प्राइसेस इमेजिनरी हैं कॉल वाले के लिए, वो हमारे हो गए ओटीएम, ठीक है, और ये हो गए पुट के लिए आईटीएम, ठीक है। तो चलो सर ये तो समझ में आ गया। अब वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपने सिखाई उसका क्या करना है, चलो अब देखो समझो। देखो अब हमने समझा था कि जितने भी ओटीएम ऑप्शन होते हैं उनकी वैल्यू 0 आती है। हमने कैलकुलेट करके देख लिया, मैंने प्रूफ कर दिया इस बात को। नहीं तो मैं यहां से भी शुरू करता ना तो लोग बोलते हम कैसे मान लें, प्रियांक बता रहा है, तो मैं तो भैया आपको प्रूफ करके आ रहा हूं फॉर्मूले से। 0 होती है ओटीएम की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये कॉल है। अब एलटीपी तो सब समझते होंगे, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब ये जैसे आप करंट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ये एलटीपी है यहां पर, राइट। तो अब ये प्राइसेस हैं। अब देखो जितना जैसे 24,050 चल रहा है, ये आईटीएम है, यहां पे लिख देता हूं मैं आईटीएम। तो इनकी कुछ वैल्यू है, समझ में आ रही है, करेक्ट। फॉर्मूले से निकाल लेंगे एक्चुअल वैल्यू, बाकी वैल्यू समझ में आ रही है। इनकी वैल्यू तो 0 होनी चाहिए थी ना, लेकिन इनके भी प्राइसेस हैं, इन्हें भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इनकी एक्चुअल वैल्यू 0 है। मतलब अगर आपने 24,400 का कॉल ऑप्शन बाई किया कुछ लगभग 70 रुपए पर, तो आपने हवा बाई करी है। इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अब आप सोचिए अगर मार्केट यहीं के यहीं एक्सपायर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जब स्टॉक ऑप्शन को बाई कर रहे हो वो आउट ऑफ द मनी है कि इन द मनी है। कहीं गलती से आप आउट ऑफ द मनी बाई करके बैठ गए और एक्सपायरी तक वेट कर रहे हो तो पता चला वो 0 ही हो गया और आपको कुछ नहीं मिला। इसलिए आपको आउट ऑफ द मनी हमेशा पता होना चाहिए। सिमिलरली पुट के लिए ये हमारे आउट ऑफ द मनी है, तो ये जो एलटीपी है ये कितने होने चाहिए थे, ये 0 होने चाहिए थे, लेकिन इनकी भी कुछ वैल्यू है। बट एक चीज जो सागर सर ने भी क्वेश्चन पूछा था, आप एक चीज ध्यान से नोट करोगे तो जितना ज्यादा आप, जैसे ये ओटीएम है, जैसे कि ये हमारा ओटीएम है और ये हमारा ओटीएम है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जितना ज्यादा ओटीएम जा रहे हैं ये प्राइस देखो घटते जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जितना ज्यादा हम ओटीएम जा रहे हैं जो प्राइसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं। देखो 42, 33, 25। ये क्यों है? क्योंकि पॉसिबिलिटी मार्केट का उतना दूर जाने का प्राइस पॉसिबिलिटी कम है, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ द मनी सबको पता है 0 होते हैं, तो जो दूर है, जो ज्यादा दूर का ओटीएम है उसे बाई करना कोई इसलिए पसंद नहीं कर रहा क्योंकि सबको पता है कि एक्सपायरी वाले दिन ये 0 चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर लोग एट द मनी में ट्रेड करना पसंद करते हैं। आईटीएम और ओटीएम को ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के रेस्पेक्ट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। ये टॉपिक बहुत मजेदार होने वाला है, ये हम सीखेंगे आगे वाली वीडियोस में कि ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में इसको कैसे यूज करते हैं। इस वाले पार्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एटलीस्ट स्ट्राइक प्राइस को लेकर तो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला भी आ गया होगा, ऑप्शन चेन में आईटीएम ओटीएम देखना भी आ गया होगा, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का यूज करना शायद आपको अभी नहीं आया होगा, वो आएगा भी नहीं क्योंकि हमने सिखाया नहीं, वो हम सिखाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही रखें। हाँ सर, आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है क्योंकि आईटीएम ओटीएम और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गए होंगे। हाँ। ये 2 वीडियो सर बहुत बेसिक थी, शायद बहुत लोगों को पता भी था, बहुत लोगों को नहीं भी पता था, इस तरीके से नहीं पता था, इसलिए बनाना जरूरी था क्योंकि ये फाउंडेशन थी। अगली वीडियो जो होने वाली है सर उसमें हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, जो कि सबकी डिमांड होती है कि ये क्या होते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। वहां बस सीखने की आखिरी चीज है, उसके बाद आपकी डेफिनेशन होती है कंप्लीट, और उसके आगे जितने भी पार्ट आएंगे उसमें हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। मजेदार, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। मीनवाइल आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आगे के सेशंस में हम उनको पिक कर सकते हैं।